हाँ जी, क्वेश्चन भी लिखा हुआ। क्या है बोलो। क्वेश्चन क्या था, मतलब क्या क्वेश्चन नंबर। इफ अल्फा एंड बीटा। अच्छा लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, then find the value of alpha raised to power minus 1 plus beta raised to power minus 1. हम्म। समझ में आ गया। तो अल्फा रेस टू पावर माइनस वन क्या होता है, वन बाय अल्फा। अल्फा रेस बीटा रेस टू पावर माइनस वन क्या होगा, वन बाय बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो यहाँ से सिर्फ आपको सम ऑफ जीरोस। अब एक बात मान लेना कि जब भी ये अल्फा और बीटा वाली बातें होंगी ना, इसमें सम और प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से काम आएगा ही आएगा। समझ में आ गया। हाँ, कन्वर्ट को चोट लगी। अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू माइनस सिक्स बाय टू, माइनस वन बाय सिक्स। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज वन बाय टू, अल्फा बीटा माइनस थ्री, तो आंसर विल बी माइनस वन। समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज मुझे आपको और करवानी है। आपको वैल्यू निकालनी है फॉर अल्फा स्क्वायर। जैसे इसी केस में आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला नहीं करवाऊंगी, ए एक्स स्क्वायर मतलब ए बी के साथ नहीं करवाऊंगी, सिंपल नंबर्स के साथ करवाती हूँ। तो इसके लिए ना एक चीज याद रखना, स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने टू टर्म्स का। ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा हुआ ना, वो फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब उसी फॉर्मूला में आपने अल्फा बीटा लिखना है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसी चीज को कहते हो वी हैड फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। हमारे लिए तो ये लिस्टेड क्वेश्चन होते थे कि इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। आपके लिए पूरा स्किप कर दिया है। वो क्या करते हैं कुछ बुक्स वाले जो पिछले टीचर्स हैं या समथिंग, वो ये चीजें दे देते हैं आपको कि ये सॉल्व करो, अनएक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड इट। ये हमारे लिए एक प्रॉपर क्वेश्चन था, प्रॉपर एक्सरसाइज थी। वी आर अ सेपरेट एक्सरसाइज इन क्वालिटी की क्वेश्चन जहां पर हम ये सॉल्व करते थे। ठीक है, तो आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन दी हुई है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, इसमें से सम निकाल सकते हो, क्या आएगा, वन बाय टू। प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, माइनस थ्री। अब बस इस पर वैल्यू पुट करनी है। वन बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस थ्री। हो गया। सेम विल गो फॉर, लिखो, जैसे आपको पूछा जाए व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो क्यूब का फॉर्मूला कौन सा है दो टर्म्स का। तो मैं उसको अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब पे लिख दूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ गया। तो बाई चांस कहीं भी सैम्पल पेपर में, मैं चीजें पता क्यों करवाती हूँ ये आपको, इनिशियल मैंने करवाई भी थी, क्योंकि पेपर में ना सैम्पल पेपर्स में दिख जाएगा, और वहां पर ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ ये क्या आ गया, ये तो आता नहीं। और जो पढ़ने का मन है, जो हमने मोमेंटम शुरू किया होता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। ओके। ओके। समझ में आ गया इतना। अब आते हैं ग्राफ में। ये क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आ सकता है अगर ग्राफ दिया हो। और इसमें ना इट्स गुड यू आस्क, क्योंकि इसका मुझे समझाना भी है आपको एक दो चीजें। ठीक है, अभी याद ही हो जाएंगी वो चीज। आपको ग्राफ दिया होता है इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। पैराबोला बनता है, सबको याद है ये क्या बनता है इसमें, पैराबोला, राइट। तो वो ऐसा कुछ जा रहा है जो इस ग्रुप क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट्स कटिंग ऑन माइनस टू एंड लेट मी से जीरो, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऐसा है। तो ये पैराबोला हुआ।
एक पॉइंट इसने -2 दिया है और ये 0 दिया है, ठीक है। तो जब भी आपको पैराबोला का ग्राफ दिया होगा और उसके थ्रू आपको उसका एक्सप्रेशन या इक्वेशन फॉर्म करनी है, पहली चीज आप चेक करोगे इसका मुंह कहाँ खुल रहा है, इसको क्या बोलोगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो जब हम इसको बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग, तो इसका जो ये वाला कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यही ग्राफ इस तरह से होता है, सेम ग्राफ को मैं यहाँ ऐसे कर दूं, डाउनवर्ड में लेकर आ जाऊं सेम नंबर्स के साथ ही, एक पे 0 और एक पे -2, तो इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। जीरोस क्या है इसकी, जहां पे इंटरसेक्ट किया, तो हमारे लिए वो पॉइंट आया -2 एंड 0। क्या लिख देंगे इसमें, x+2 इंटू x-0। सम ऑफ जीरोस भी आता है आपको, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट। जीरो बच्चे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो एक 0 आ गया ना, तो 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक हो गया, राइट। तो आप क्या करोगे, x² -2x प्लस -2 इंटू 0, ये बन गया ना। पॉलिनोमियल क्या आ गया, x² -2x, हाँ +2x। समझ में आ गया इतना। अब अगर यही डाउनवर्ड होता तो कुछ नहीं करना था, ये जो आप पूरा प्रोडक्ट लिखते हो ना, x² माइनस सम, डाउनवर्ड में ना इस पूरे के आगे एक माइनस साइन लगाना हो, बस बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व कर लो। x² +2x बनकर आ गया, बस इसके आगे ब्रैकेट्स में माइनस साइन लगा दो, तो ये बन जाएगा -x² -2x। डाउनवर्ड स्लोपिंग में पूरे पॉलिनोमियल के आगे, अकेली x² की टर्म के आगे नहीं, पूरे के आगे माइनस साइन लगाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर सैम्पल पेपर में ना ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें डाउनवर्ड था और माइनस के साथ आपको पॉलिनोमियल बनाना था। केस स्टडी का क्वेश्चन था, मैंने क्लास में आपको करवाया भी है कि वो डाइवर है, देख भी लेना, वो यहाँ से डाइव कर रहा है, तो उसका जो मूवमेंट है, इट इज फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, और उसके ना पॉइंट्स बताए थे आगे उसने ऐसे करके कि यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट करता है, तो फॉर्म द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच ट्रेसेस द मूवमेंट। क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आपको पता था कि यहाँ पे -6 दिया हुआ है, आई रिमेंबर इट, यहाँ 4 दिया हुआ था। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो आप इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे, अब बताओ। ये ग्राफ है, -6 और 4 पर इंटरसेक्ट करता है, ये -6 और ये 4 पे। अब इसकी इक्वेशन बनानी है, बताओ। y इज इक्वल टू, 4 और -6 क्या, एक्सप्रेशन बता दो बच्चे, मैं क्या लिखवा रही हूँ, तुम 4 -6 क्या कह रहे हो, 4 -6 तो जीरोज होती हैं। मुझे इस ग्राफ की मूवमेंट, इस ग्राफ का इक्वेशन बतानी है, या ग्राफ का पैटर्न क्या फॉलो करना है वो बताना है। तो क्या होगा, संजय पा ऊपर, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन बनाना है, क्या करो, एक्स की वैल्यू फिक्स, ये जीरोस दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन बनाओ। फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कहाँ से आ गई, ये दोनों ही एक्स की वैल्यूज हैं, -6 4। तो क्या बनाते हैं एक्सप्रेशन, आपको ये -6 और 4 क्या दिया हुआ है, दे आर द जीरोस, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। जीरोस क्या होते हैं, पॉइंट्स जहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। तो -6 और 4 आ गया, आपने सम फॉर्म किया -2, प्रोडक्ट फॉर्म किया -24, x² माइनस ऑफ सम प्लस प्रोडक्ट। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इसके आगे आपको लगाना है माइनस साइन। अभी 5 मिनट के लिए ग्रुप में एक ना कोई पेपर मैंने करवाकर सॉल्व आधा करवाकर छोड़ा हो, कुछ है ऐसा। ये ना एनबीएससी का पेपर है, लास्ट ग्रुप में डाला होगा मैंने, आरव का ही था, मतलब एक अभी वो कर चुका है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, तक इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करो।
ठीक है, कर लिया हुआ है, फोन में है, लास्ट पेपर सैटरडे को मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो मुझे करना कौन सा है? तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, क्या होगा आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? ए पार्ट। ठीक है, a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4. Consider the equation, which of these is a value of y in terms of a? ये दिया हुआ है ax प्लस बी वाई, और ये क्वेश्चन आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, तो ये बिल्कुल आ सकते हैं। अगर यही नंबर्स दिए होते तो क्या करते? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन करते हैं। यहाँ पर देखो x के, देखो अगर हम x को देखते हैं तो यहाँ पर ax दिया हुआ है, यहाँ पर 2a दिया हुआ है, तो इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू 2ab। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मैम ये कैसे आ सकता है, बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो बेसिक वाले बच्चे तुम्हें भी आ सकता है, ये समझ में आ गया? और ये अब मैंने उस ए और बी पे फोकस नहीं किया, मैंने अपनी टेक्निक पे फोकस किया, जो होता है क्या, कोएफिशिएंट्स को सेम करो, समझ में आया, फॉर्मूला पे फोकस किया, कोएफिशिएंट्स को सेम किया और फिर एलिमिनेशन। अब 3b और 2b में से माइनस किया तो ये है by, और 3b माइनस 2ab, यहां से b कॉमन ले लो, 3 माइनस 2a, by खत्म हो गया, b, y क्या आ गया, 3 माइनस 2a। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ a? y इज इक्वल टू 3 माइनस 2a b पार्ट। समझ में आ गया ये? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का है। एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल्स टू 0। तो इसमें बस यहाँ इस 4 बाय ये 0.04 है, तो इसका ध्यान रखना है, और ये आ जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर विच इज 0.04, तो यहाँ से आ जाएगा +-2। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 5, ये तो सिंपल, अब बीपीसी का क्वेश्चन है, समझ में आता है सबको ये? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? आरव तो नहीं ना? आरव ने तो किया हुआ है, हाँ जी। कैसे मेरे बच्चे सॉल्व कराता था? तुम खुद कह रहे हो पेपर मेरा सॉल्व नहीं हुआ, स्पीड कम हो गई थी, और यहाँ बैठे हो, नहीं लिख रहा, तो बच्चा मुझे बताओ, यहाँ आ जाओ, फोन निकाल के, कितनी बड़ी फोन निकाला तुमने? अच्छा, मैं यहाँ बैठे देखी थी कितनी बड़ी फोन निकाल के टाइम चेक किया, नहीं किया, जो भी किया, ग्रुप में है, ग्रुप में अभी उसने भेजा है, तो कौन पूछेगा आकर? आप आए हो, आपका आकर फोकस क्या है कि नहीं मैंने सॉल्व करना है, या मैं एक्सक्यूजेस दूं कि अच्छा ऐसे करना है वैसे करना है, यहाँ लेट हो गया वहां लेट हो गया? अब तो सच में वही सिचुएशन है कि शेर हमारे पीछे है और हमें सिर्फ भागना है। अब एक रियलिटी है कि शेर पीछे ही है, अटैक करने आ चुका है वो, आगे बस भागना है, आगे खाई हो, कुआं हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, बस हमें भागना है, एंड दैट इज द ओनली थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ। यही मेरा फोकस है कि बस भागो, और भागने में बस रिविजन करो, पढ़ते रहो, क्या पढ़ रहे हैं वो जरूरी नहीं होगा अभी फिलहाल की, ये पढ़े वो पढ़े, जो दिखता है पढ़ना शुरू कर दो उसको, जो आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, इक्वेशन सॉल्व करो, कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन पे फोकस करो, आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती तो ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करो। ठीक है, इट्स अ बिग रियलिटी नाउ दैट दिस टाइगर इज और वाइल्ड एनिमल इज आफ्टर यू नाउ, अब पेपर एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो यहाँ से दो जीरोस बनती है, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1। आप ना, अगर ये x+1 दिया होता और 3x+3 दिया होता ना, तो x0 चल जाता। ठीक है, हर बार x0 को आपने रिजेक्ट नहीं करना, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि x दिया हुआ है और मैंने अगर 0 लिख दिया
तो साइड AQ जो है वो 0 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल. Length cannot make the length 0, and that is the only reason I am rejecting 0. अगर मान लो कि x plus 1 होता और 3x plus 3 होता तो बिल्कुल x 0 चल सकता है. समझ में आ गया? इस चीज का ध्यान रख लेना आप, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन जहां पे x की वैल्यू 0 आई थी या नेगेटिव आई थी. एक क्वेश्चन है ऐसा जहां पर x की वैल्यू नेगेटिव आती है और हम कहते हैं नहीं नेगेटिव है, एंगल्स में नहीं रख सकते या लाइंस में नहीं रख सकते, पर वो x पुट करने के बाद सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो रही थी, इसीलिए वो x पॉसिबल था. तो मेक श्योर आप उस आंसर्स को चेक करो, रिजेक्शन का रीजन आपका सॉलिड हो कि हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Q is a point on PR, S is a point on PR, QS is drawn and angle RPT कौन सा है? RPT, ये वाला angle is equal to RQS. Then which of the following criteria can be जहां मीडियन लाई करता है. मीडियन क्या होता है? हाँ जी, स्टैट्स में बताओ जी, मीडियन क्या होता है? n/2 वाला, मिडल मोस्ट वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला. और बताओ, याद आया? पढ़ाई करो फिर. अगर यहाँ पर आकर स्टैट्स में आकर हमें मीडियन याद नहीं है, मीडियन का फॉर्मूला भूल सकते हैं, या कुछ कंफ्यूजन अगर मोर देन लेस देन में हमें कंफ्यूजन होते हैं, वो समझ में आता है, तो कह रहे मीडियन ही क्या होता है, बताओ. क्यू इज अ पॉइंट, तो ये कौन सा हमने क्राइटेरिया यूज किया? सिमिलर करने के लिए हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है? AA, SAS, SSS, नन ऑफ दीज. AA. ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 5. वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 5 इज 3 स्क्वायर -2 -x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. और इसमें अब वन ऑफ द वैल्यूज का है, दोनों में से कोई भी एक है ना. तो ये क्या करते हैं, -2 -x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ठीक है. 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 16. 5 स्क्वायर 25 -9. -6 +2 फैक्टर्स आते हैं, तो वन ऑफ द वैल्यूज इज 2. समझ में आ गया? दो वैल्यूज आती है एक्स की, लेकिन हमें एक ही मार्क करनी है, वो है +2. अगर -6 भी दिया होता ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी, या कहा जाए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेस. समझ में आ गया? उस हिसाब से आपको आंसर अपना चेक करना है कि मुझे कौन सा मार्क करना है. देन एक्स डिवाइड्स द जॉइन ऑफ लाइन इन द रेशियो एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस अगर डिवाइड करती है 2 -3 और 5 6 को, लेट द रेशियो बी k:1. और एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो किस फॉर्म में होगा? x0. समझ में आ गया? अब आप ये खुद सोचो, रेशियो का है आपको ऑप्शंस में, एक MCQ फॉर्म में आ रहा है. समझ में आ गया? इतना मतलब इतना टाइम तो पेपर में लगेगा ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. बस MCQ में फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको प्रॉपरली फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला वो सब लिखना नहीं होगा. 5k+2/k+1, और उसके बाद है 6k-3/k+1, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. रेशियो विल बी 1:2, 2:1, 1:2. k/1 आया ना, आपने k यहाँ पर लगा. 6k इज इक्वल टू 3 आया है ना. और आपने लिखा 1/2:1, तो रेशियो इज 1:2. समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतनी चीज ध्यान रखना है इस चीज का. अगर यहाँ पर गलती हो रही है, दैट्स अ मिस्टेक दैट यू नीड टू सी एंड क्लैरिफाई इन योर माइंड कि क्यों हुआ है ये. समझ में आ गया? इतना कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? k:1 था ना बच्चे.
6 के अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आई रिमेम्बर जब मैंने एमसीक्यू फॉर्म में ये टेस्ट किया था ना टर्म 1 में, बच्चों को ये सब आंसर्स ना ओरली याद हो गए। तो बस एमसीक्यू से प्रैक्टिस करते कहते हैं तो मैम वैसे ही याद आता है कि क्या आंसर आएगा, बिकॉज दे अंडरस्टूड द पैटर्न बिहाइंड दीज क्वेश्चंस। क्या करना है, एक्स स्क्वायर किया आर स्क्वायर साइन थीटा, वाई स्क्वायर किया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद आर स्क्वायर कॉमन लेकर ब्रैकेट में क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर क्या हो गया, आर स्क्वायर। आंसर क्या हुआ, आर स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज 1, आंसर विल बी आर स्क्वायर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। साइन थीटा इज ए अपॉन बी, कॉस थीटा इज इक्वल टू, और सबसे आसान इसमें क्या होगा, ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो। साइन थीटा के हिसाब से रेशियोज लिख ली। सो व्हाट अबाउट योर दिस साइड, जो एडजेसेंट साइड है थीटा को, वो क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये ना एक सिंगल सा मेथड है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने आपको हर बार यही मेथड करवाया है कि हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करके साइड निकाल लो, इजी है। अब साइन के साथ कॉस पूछा हुआ है तो आप ये भी कर सकते थे, दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे। डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन अ मेथड। अगर आपको कुछ और भी लगता है कि हाँ यहाँ पर ये इजी रहेगा तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि कॉस पूछा और साइन के साथ उसका रिलेशन है। 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी हो जाता, और कॉस स्क्वायर था, कॉस निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय बी। ये बी स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर रूट में बी आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लो। इसके बाद क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल एंड टू, पाइथागोरस थ्योरम के साथ। एक बार कॉस से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर याद रहती है ना। हो गया ये। चलो नेक्स्ट करो 11th क्वेश्चन। 2 tan secant square x minus 1 upon cos cube x, 2 tan x, and what is secant square x minus 1 upon cos cube x। अब यहां देखो आपको क्या लगता है, चलो इसी पे ना एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, नॉट 11th 12th पर। ये ना कॉन्वेंट 9th को आया, सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है। 9th को 5 मार्क्स में आया था और इसमें 1 मार्क में दिया हुआ है यहाँ पे किस एग्जाम्पल पेपर। दैट्स व्हाट आई फील, पता नहीं बाकी तो। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करें, 11 तो हो गया सबका, सी पार्ट है 11th का आंसर। अब 12th पे आ जाओ। पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज circumference 2 pi r is equal to that of a square 4 into size, then the ratio of their areas। रेशियो निकालनी है पाई आर स्क्वायर टू एस स्क्वायर। तो ये इक्वल दिया हुआ है, मैंने एस की वैल्यू निकाली, ये होता है 2 पाई आर बाय 4। साइड इज इक्वल टू पाई आर बाय 2, यहाँ पुट कर दिया।
4:pi. Then you'll put the value of pi as 22/7. Answer will be 14:11. समझ में आ गया? अब क्वेश्चन लिखो। हो गया सबका सॉल्व? अब जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं लिखा रही हूँ वो लिखो। A sphere and cube. A sphere and a cube have equal surface area. हाँ, 4:22/7 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 28, 22. Sphere and cube have equal surface area. Find the ratio of volume of cube to that of sphere. Volume of sphere to that of cube, क्योंकि sphere पहले लिखा हुआ है ना, इसलिए volume of sphere to that of cube. अंबिका, अश्विनी आई, अर्जुन, हरगुन, गुलशान, आरुष नहीं आ रहा, करण, हर्षित, वंशिका, आरव, साकेत, कन्वर इज नॉट प्रेजेंट, तन्वी इज नॉट प्रेजेंट, दामिर भी नहीं आया आज, क्यों? जयंत, ये सब एब्सेंट क्यों है आज? हर्षित, वैसे पता नहीं, चलो एनी हाउ। हाँ, जिसमें हम देखेंगे स्फीयर और क्यूब का इक्वल सरफेस एरिया है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। और क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? ठीक है, हमें रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हुआ और क्यूब का क्या हुआ? So what we need to do is to find the value of one in terms of other. स्फीयर के पास वेरिएबल में रेडियस होती है और क्यूब के पास उसकी साइड है, जिसको चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, 4πr²/6 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो मैंने साइड को निकाला इन टर्म्स ऑफ रेडियस। I found the value of side in terms of radius. तो 4πr²/6 का अंडर रूट इज इक्वल टू साइड। समझ में आ गया? साइड की वैल्यू को निकाला इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो साइड ऑफ क्यूब बनकर आती है 4πr। इस 4 को मैं कैंसिल कर देती हूँ, बाकी तो स्क्वायर रूट से निकालो नहीं निकालो डजंट मेक अ डिफरेंस। 2πr²/3 और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब जो ये साइड की वैल्यू हमने निकाली है ना, इसको यहाँ पुट कर दो। 4/3πr³ तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा साइड की जगह 2πr²/3 अंडर रूट। क्योंकि क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ऐसे होता है ना? राइट? या फिर अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट दिस मच। राइट,
तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट इकट्ठे हो जाएंगे सारे, तीन स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया, इकट्ठे तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। दिस वी अंडरस्टैंड, क्योंकि यही चीज इसमें समझनी मुश्किल है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, अब ये पूरा एक सेट बाहर आ गया, 2 पाई r² बाई 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई r² बाई 3। समझ में आ गया अच्छे, है ना? ये r² भी निकल कर बाहर आ जाएगा, सिर्फ ये r²। तो अब इसके बाद बस नेक्स्ट स्टेप लिखूंगी, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व हो गया। ये आ जाएगा 4/3 पाई r³ बीच में ये रेशियो का निशान, 2 पाई r² बाई 3, एक r बाहर आ गया और 2 पाई/3 स्क्वायर रूट में रह गया। ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसल, r³ 3 and 3 कैंसल, so you get 2:2 square root. Can I write it as 2 into square root of 3 square root of 2 pi? ठीक है, तो 2√3 इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22, ऐसे तो पाई में ही लिखा हुआ है, तो कैन आई डू इट लाइक दिस, 2√3 √2 इंटू √पाई, ये √2, या √6 इज टू √पाई। नहीं बच्चे, ये r² बाहर निकला, r² था, यहाँ पे r³ था। नहीं बच्चे, ये r² बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, क्या होता है? हाँ, तो ये r² था, वो स्क्वायर रूट से बाहर आकर क्यूब के साथ कैंसिल हो। ठीक है, हो गया बच्चे सॉल्व। चलो नेक्स्ट करें अब। एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ये मैंने आपको कल भी कहा था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। What will be the radius of the circle? Pi r²। क्वेश्चन नंबर 14 करो। The diameter of a wheel is 1 meter. The number of revolutions it will make to travel a distance of 22 kilometers. D. क्या ये चीज हम यूज करते हैं इसमें? Circumference of the wheel is equal to distance covered in total distance to be covered will be 2200 meters। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या हो जाएगा? 22,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7। डायामीटर 1 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/7।
Number of revolutions will be 7,000. Question number 15. सिलेंडर टू कोन का है? समझ में आएगा? तो डायरेक्टली फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच इज टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब ये 1/3 यहाँ पर है, सो योर रेशियो विल बी 3:1. ठीक है, फिर हो गया इतना. अच्छा, आज का होमवर्क क्या है? पेपर करना है या कुछ और दूं? क्या दूं? क्लास तो भी ले रही हूँ मैं, और भी और तो मैं काम करवा रही हूँ, पर आपको होमवर्क में क्या लेना है? कोई ग्रुप में सैम्पल पेपर शेयर करके लाओगे? चलो, कंसिडर दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Consider this following frequency distribution: class 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15, 20, 20 to 25. Frequency upper limit of the median class. हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? हम क्या निकालते हैं पहले? मीडियन का हुआ है, so I will find cumulative frequency 13, 23, 38, 46, 57. फिर क्या करना होता है? n/2, 57/2 कितना आ जाएगा? 28.5. 28.5 कहाँ पे लाई करता है? 38.5 में, 38 में. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब आंसर विल बी, अपर लिमिट क्या है? हाँ, 28.5 से बड़ा. हाँ, जस्ट बड़ा. याद आया कि नहीं? अब यही ना क्वेश्चन केजम के पेपर में था. 28.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं ना. ये 13 है, ये 23, ये 38. यही एक सेम क्वेश्चन ना केजीएम के पेपर में था, विच वाज लिखो इसको. इसमें भी मीडियन ही निकालना था, सेम क्वेश्चन है. 0 to 5, 6 to 11, 12 to 17, 18 to 23, 24 to 29, 13, 10, 15, 8, 11. Find the upper limit of median class. Find the upper limit of the median class. मुझे सिर्फ मीडियन क्लास की अपर लिमिट निकालो बस, और कुछ नहीं करना. वो माइनस में आता है नहीं आता. पहली चीज तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्लासेस है, ये क्लासेस है हमारी, क्या कहते हैं इसको? कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस क्लासेस है हमारी. इन्हें कंटिन्यूस बनाएंगे तो आई विल मेक इट, जैसे यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1 का है, 0.5 माइनस 0.5 ऐड, तो ये हो जाएगा -0.5 टू 5.5, 5.5 टू 11.5. अब ये सारे करने के बैठने, हमने हमें कौन सा मार्क्स मिलने वाले हैं? हम सिर्फ यहाँ पर 57/2 करेंगे. 28.5, 28.5 इस ग्रुप में लाया करता है, तो सिर्फ इसकी क्लास में प्लस माइनस 0.5 करेंगे, तो मुझे अपर लिमिट निकालनी है, तो इट विल बी 17 पॉइंट. समझ में आ गया?
A bag contains 3 red, 5 black, 7 white balls. Ball is drawn at random. Probability of not black. 3 red, 5 black, 7 white. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 15. और उसमें से नॉट ब्लैक, ब्लैक को छोड़ दो, 10/15. Probability of her winning the first prize is 0.08. 6,000 tickets are sold. So how many tickets had she bought? 4. Assertion reasoning में आ जाओ. ऑप्शन सबको याद है नहीं assertion reasoning के, कि कुछ मुश्किल आती है? देखो, एक तो है कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा assertion, हमने नहीं समझ में आ रहा क्या सॉल्व करे, रीजन को पढ़ा और समझ में आ गया, फिर तो रीजन एक्सप्लेन्स ए ऑप्शन हो गया. एजर्शन समझ नहीं आ रहा, सॉल्व कर लिया, मान लो सॉल्व कर लिया, और आप जब रीजन देखते हो तो आपने वही यूज की है, वो आपको तो पता थी लेकिन उसने दिया भी वही हुआ है, ठीक है, तब भी ये ऑप्शन हो जाएगा. आपने पढ़ा एजर्शन को, उसने कोई बात की, रीजन कुछ और ही बोल रहा है, उसके रिलेटेड भी चाहे, पर कुछ ऐसा नहीं कि जो मुझे हेल्प करे ना, मैं मुझे समझ कर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ ना, वो सॉल्व हो रहा है रीजन को पढ़ने के बाद भी, तो बी ऑप्शन होता है. लेकिन अगर रीजन ने कुछ बात ही गलत कर दी है, यहाँ पर मान लो अगर रीजन लिखा होता सम ऑफ जीरो सी बाय, तो आप क्या कहते हैं? ये तो गलत है. समझ में आ गया? अब कोई कहे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 360, रीजन ये कह दे, चाहे आप सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 करके यूज कर रहे हो, उसने लिखा सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? रीजन क्या है? अगर मैं ही कल बोलती हूँ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 360, तो आप क्या कहोगे? मैम गलत है, मैम आप गलत बोल रहे हो, है ना? तो वही रीजन का काम है, अगर वो गलत ही बोल रहा है तो हमने सी ऑप्शन मार्क कर देना है. और अगर एजर्शन ही गलत बोल रही है कि यहाँ पे के की वैल्यू मान लो 1/2 नहीं 2 आ रही है, तब आप कहोगे कि रीजन तो बेटा एजर्शन तो सही बोल ही रही, एजर्शन इज फॉल्स. समझ में आ गया? सो आप ना क्या करोगे इस क्वेश्चन में, पहले सॉल्विंग पे जाना है कि हमें जीरो दिए हुए हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2. जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन. ये क्या करते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन. इन इस चीज को हम कहाँ यूज करते हैं? आपको इतनी बारी करवाया, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन. क्या यूज करते हैं? सम ऑफ जीरोस. एक जीरो अल्फा है, दूसरी क्या है? माइनस अल्फा. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नंबर में सेम है लेकिन साइन में ऑपोजिट है, तो अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो. तो मेरा यहाँ पर सम काम आता है कि सम जीरो के इक्वल है, तो सम क्या होगा? -2k माइनस ऑफ -2k अपॉन 1 इक्वल टू जीरो. यही होगा. यहां से सम लिया तो 2k अपॉन 1 इक्वल टू जीरो आ गया. k की वैल्यू क्या आई? अब बताओ एजर्शन सही है कि गलत? सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? एजर्शन गलत बोल रहा है. एजर्शन इज फॉल्स. तो कुछ नहीं सोचना, मुझे डी मार्क करना है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से रीजन सही ही होगा. एजर्शन से गलत ही हो गया तो मुझे डी मार्क करना है, रीजन को चेक नहीं करना. समझ में आ गया? अब अगर मान लो यहाँ पर आंसर, इफ आई से यहाँ पर आंसर होता जीरो, देन के इज जीरो, तब क्या ऑप्शन मार्क करते? ए पार्ट की. देखो उसने मुझे कहा माइनस बी बाय, मुझे कंफ्यूजन थी, मैंने भी यही चीज यूज किया, उसने भी किया, मुझे सम नहीं आता था, मैंने सम को यूज किया, मेरे पास आंसर आ गया. राइट? तो यहाँ पर मैं ए मार्क करूंगी. अच्छा, अगर अब मुझे कहा जाता, अब इसी क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा जाता ये जीरो लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है सी बाय, assertion is true, reason is false. अब यहाँ पर लिखा जाता प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय. समझ में आ गया कि रीजन भी सही है, assertion भी सही है, लेकिन रीजन ने हेल्प नहीं किया assertion ने. प्रोडक्ट बताया, उसको तो मैं यूज भी नहीं कर रही हूँ. समझ में आ गया इतना? चलो इसमें करो, उसके बाद अपने डाउट बता दो. तुम्हारे कल मार्क्स में कम क्यों है एमसीक्यू में? तुम्हारा आपसे पेपर लेकर गया 2021 के फाइव मार्क्स. होने तो उसके सही है, होने चाहिए ही थे, पर मार्क्स उसने कम क्यों दिए?
एक तो तुमने ऑप्शन के साथ आंसर, हाँ वो मैं वो पागल है। कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड नॉट ई इज 1। तो आंसर क्या आएगा ये? समझ में आ गया? ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके सैंपल पेपर में था, मैं अभी करवाई देती हूँ, है एग्जाम्पल का क्वेश्चन, बनानास वाला क्वेश्चन है ना, आता है सबको? बनानास एंड एप्पल्स। और एक अर्जुन के पेपर में आया हुआ है, स्टॉप इट नाउ। अर्जुन के पेपर में क्वेश्चन आया डीपीएस में, इट्स ऑल्सो अनदर क्वेश्चन विच वी नीड टू सी, वो भी कर लो, पहले वही कर लो। तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जाम्पलर, जो कि सैंपल पेपर में डाला हुआ है। ठीक है, आ जाओ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, हाँ देखते हैं कौन कर पाता है। एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ए बी सी डी, और दिया भी 5 मार्क्स है, बिल्कुल एप्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स देने के लिए। और लिखा हुआ है ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल थ्रू ओ, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, और ओ के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ की है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ट्रेपीजियम है in which AB is parallel to DC, intersection point of diagonals is O, and through PQ is drawn parallel to AB, meeting AD at P, BC at Q. Prove that PO is equal to QO. और कुछ नहीं दिया हुआ। सारे ट्रेपीजियम के जितने क्वेश्चन पड़े हैं ना एनसीईआरटी में, सबका मिक्सचर है ये, हर चीज यूज करते हो। ठीक है, एंगल्स कौन से लेंगे, बीपीटी भी यूज होगा, सिमिलैरिटी भी यूज होगा। ट्रेपीजियम में एक रूल क्या है ना डायगोनल्स का, क्या है? AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, किया हुआ है ना ये, किया हुआ है ना? इसको प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो पैरेलल दे दिया हमें PQ, तो आई टेक, लिखो, इसमें सारा ट्रेपीजियम 5 मार्क्स में दिया था, व्हेन आई लुक एट द क्वेश्चन, उसने पेपर दिया, तो आई सॉ दिस क्वेश्चन, मैंने कहा ओपी ओक्यू, अच्छा मिड पॉइंट दिया होगा, कुछ दिया होगा, कुछ नहीं दिया हुआ था। देन आई सॉ दिस क्वेश्चन, तो मैंने इसकी वेटेज देखी 5 मार्क्स। तो ट्रेपीजियम का जो भी रूल आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है ना, जो भी क्वेश्चन, उस सबको मिलाकर एक क्वेश्चन बना हुआ है ये। ठीक है, पहली चीज तो आप लोगे इन ट्रायंगल DAC OP इज पैरेलल टू CD, ये लिखना होगा आपको, क्योंकि आपने PQ पैरेलल टू AB कहा है और AB पैरेलल टू DC है, तो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC, ये प्रूव करना होगा पहले एक बार। ठीक है, और उसके बाद आपने कहा कि OP और CD आपस में पैरेलल है। ठीक है ना? तो अब क्या हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी रूल लगा सकते हैं?
और क्या बनेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी रूल? बनता है ये। अगर मैंने बीपीटी ट्रायंगल एडीसी में निकाला है ओपी को लेकर, तो और कौन से ट्रायंगल में बीपीटी लगेगा? इन ट्रायंगल बीसीडी, क्योंकि ओक्यू भी चाहिए। OQ is parallel to DC, therefore BQ upon CQ is equal to OB नहीं होगा, OB upon OD। इसमें PQ को नहीं लगा रही है ना? हाँ, तो ये नहीं लगाएंगे फिर। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, आई विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स, बेसिक ना लेकर इनको सिमिलर प्रूव कर दिया, तो ये भी कर सकते हैं। फिर मैंने अगर इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, अभी यार बुक का ही क्वेश्चन है, बुक से अलग नहीं है। इसको इंस्टेड राइट इट लाइक दिस, और इजी हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू इज सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये आ जाएगा पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी। देखो मुझे ना ओपी और ओक्यू को लेकर आना है, ठीक है ना? तो ओक्यू और सी डी में रिलेशन हो गया, हाँ वो ठीक था, वो भी हमें लेना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी भी लेना ही पड़ेगा अभी। तो पहले आ जाओ इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एपीओ, सिमिलर कर सकते हैं इनको? ठीक है, तो मैंने लिख दिया AP अपॉन AD इज इक्वल टू AP अपॉन AD इज इक्वल टू OP अपॉन C। ठीक है, AP अपॉन फुल AD और यहां से OP अपॉन C, ठीक हो गया। और फिर हमने ले लिया इन ट्रायंगल BOQ, सिमिलर कर दिया ना इसको, ये ट्रायंगल सिमिलर ले लिया ना, ADC सिमिलर टू ट्रायंगल APO और देयरफॉर CPSC। समझ में आ गया ना? ऐसे ही ट्रायंगल BOQ ले लिया, दे आर BOQ एंड BCD, ठीक है? तो BQ अपॉन QC इज BQ अपॉन BC इज इक्वल टू OQ अपॉन CD। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? और जो पीछे बीपीटी लगाई थी हमने दो तरह से, उसमें आपने ये प्रूव किया था AP अपॉन BPD इज इक्वल टू AO अपॉन OC, जो मैंने रब करवा दिया। एक तो ये प्रूव किया था, और दूसरा था BQ अपॉन QC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, किया था ना पीछे बीपीटी से। पहले आपने बीपीटी से ये प्रूव किया, फिर सिमिलैरिटी से OP को और PQ OQ को लेकर आए, राइट? अब एक तीसरी चीज आपने क्या करनी है, देखो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, COD एंड AOB, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। आर दे सिमिलर? ये दो आमने सामने वाले सिमिलर होते हैं ना? हाँ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये, ठीक है ना? तो मेरे पास आ जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, है ना? क्लियर हो गया? तो इस चीज के साथ और ये बीपीटी के साथ आपने ये प्रूव कर दिया AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC।
समझ में आ गया? अब इस चीज को ले लो, एपी पीडी आपस में इक्वल है टू बीक्यू क्यूसी, और कैन आई से एपी अपॉन एडी इज इक्वल टू बीक्यू अपॉन बीसी। तो यहां से तो कितना हो जाएगा, देखो ये एपी अपॉन एडी दिया हुआ है यहाँ पर, और जो दूसरा आपने प्रूव किया था ये था, हाँ ये रहा, बीक्यू अपॉन बीसी। जो पहले सिमिलैरिटी से प्रूव किया था उससे तो कितना आ गया, एपी अपॉन सी डी ओ क्यू अपॉन सी डी, और ये कैंसिल हो गए, ओपी इज इक्वल टू, मतलब ट्राइथोपिज्म पे जो पड़ा हुआ है ना वो सब लगा दो, नहीं समझ में आएगा। हाँ सीडी तो दिया था, ये जो तूने फर्स्ट स्टेप में प्रूव नहीं किया था ट्राइंगल सिमिलर है ये वाले, पहले हमने क्या किया, सी इफ यू जस्ट लुक एट दिस, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे हो, ये और ये बड़े वाले, ठीक है, सिमिलर प्रूव किया इन दोनों को। हाँ तो एपी अपॉन एडी यहाँ दिया हुआ है और बीक्यू अपॉन बीसी यहाँ दिया हुआ है, तुम कह रहे हो दोनों इक्वल है, तो फिर तुम्हारी ये वाले दो साइड भी इक्वल हो गई, बस वही तो निकालना है इसके बाद, ठीक है। तो पहले तुमने क्या किया, तुमने ये वाला ट्राइंगल लिया और ये बड़ा लिया, इनको सिमिलर प्रूव कर दिया, इससे तुम्हारा ओपी पिक्चर में आ गया, ठीक है। ऐसे ही ओक्यू को लाने के लिए मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया और दूसरे वाला लिया ये वाला, और उससे ओक्यू पिक्चर में आ गया, ठीक है। अब सिर्फ इतना काम है कि अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देती हूँ तो मेरी ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, जिससे ओपी इक्वल टू ओक्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये है ये दो साइड, ये तो मुझे पता है आपस में इक्वल होती है, कैसे प्रूव करते हैं, बीपीटी का जो हमारा ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन है, बुक का बीपीटी का ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन, कि आपने कहा कि अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो ये दो पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बीपीटी यूज करके आपने इसको प्रूव कर दिया, एपी अपॉन पीडी बीक्यू अपॉन क्यूसी। वो कैसे प्रूव किया आपने, आपने कहा कि ये जो रेशो है वो इसके इक्वल है, और जो ये रेशो है वो इसके इक्वल है, और जो डायगोनल्स की रेशो होती है वो आपस में इक्वल होती है। वो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल जिसे आपने लिया, दैट्स व्हाट आई सेड दिस हैड एवरीथिंग इन ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और सिमिलर का जो भी था हमने सब ले लिया है, क्लियर हो गया। चलो एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, आना नहीं चाहिए, आई कैन नॉट वाउच फॉर इट बट स्टिल, छोड़ दे फिलहाल, बहुत लंबा ये हॉट्स का क्वेश्चन है। हाँ जी, किसी और को डाउट है, कुछ कुछ करना है या कुछ पढ़ना है, बताओ कि छुट्टी।